नमस्कार, जेके न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। 1 दिसंबर 2022 से भारत ने G20 की अध्यक्षता की शुरुआत की। दुनिया की आर्थिक शक्तियां G20 के सदस्य की शक्ल में एक दूसरे के कल्याण के लिए एक साथ आए हैं। भारत विदेशी प्रतिनिधियों की मेजबानी कर रहा है। 7 शहरों में बैठक निर्धारित की गई है, जिसमें 2 बैठकें लद्दाख और कश्मीर में शेड्यूल्ड हैं, जहां 22 मई से 24 मई तक श्रीनगर में G20 की बैठक की तैयारियां चल रही हैं। तो वहीं बैठक के आयोजन पर फारूक अब्दुल्ला ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि आखिर जम्मू में G20 की बैठक क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कहां है वो नेता जो लोगों के सामने जम्मू जम्मू चिल्लाते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे हैरानी हो रही है कि एक भी भाजपा नेता नहीं बोल रहा है कि G20 जम्मू में आखिर क्यों नहीं हुआ। इस बयान के बाद सियासत और सवाल खड़े हो गए हैं और इस सवाल इस तरह कि G20 बैठक पर कश्मीर वर्सेस जम्मू आखिर क्यों। क्या जम्मू के लोगों के लिए G20 यहाँ नहीं होना चाहिए था? ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों में जहर घोलकर राजनीति की। क्या जम्मू इंपॉर्टेंट नहीं है? और ये जम्मू टेकन फॉर ग्रांटेड। आज पूरे जम्मू कश्मीर में अमन है, चैन है, भाईचारा है। तो क्या जम्मू के लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल खड़ा किया है फारूक अब्दुल्ला, जो कि एनसी के सरबराह हैं। उन्होंने सीधे तौर पर लद्दाख और कश्मीर में होने वाले G20 समिट के हवाले से सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद अब सियासत शुरू हो गई कि जम्मू और कश्मीर को आखिर क्यों अलग देखा जा रहा है और इस पर सियासी सवाल खड़े क्यों किए जा रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया, जवाबी पलटवार भी आ चुका है, जो कि हमने अब से कुछ देर बाद पहले आपको सुनाया। चलिए खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एनसी से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि फारूक अब्दुल्ला की तरफ से जो बयान आया है उसको वो किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं एक ऐसे वक्त में जब जम्मू कश्मीर के लोग एक साथ आगे बढ़ने की बातें करते हैं, और साथ ही साथ वो नेता जो ये कहते रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर को कहीं ना कहीं हाशिए पर रख दिया गया है, और अब जब G20 की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है तो जम्मू को अलग करके देखना, कश्मीर को अलग करके देखना कहां तक जायज है। ये कई सवालात खड़े हो रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर कई खास मेहमान आपको नजर आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले उनका तारुफ करा दे। अभिजीत जसरोटिया साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे बीच मौजूद हैं, आपका स्वागत करते हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान आपको नजर आ रहे हैं, संजय सराफ साहब, जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, आपका भी स्वागत करते हैं इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। और साथ ही साथ एक और खास मेहमान आबिद हुसैन साहब, जो कि सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के, आपका भी वेलकम करते हैं इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। इसके अलावा जिस पार्टी के नेता की तरफ से यानी एनसी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, उनके स्पोक्स पर्सन को भी हमने बुलाया है, इस डिबेट का हिस्सा बनाया है। उनका इंतजार है, जो कि आपको बता दें कि एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान की शक्ल में सीनियर लीडर हैं, जो कि एनसी के वो हमारे साथ अब से कुछ देर बात होंगे। चूंकि एनसी ने अपने बयान दिया जिसके बाद सियासत खड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है। मैं चाहती हूं कि संजय सराफ साहब आप इस पर क्या कुछ बोलते हैं। क्या जम्मू और कश्मीर के संभाग को अलग करके देखा जाना चाहिए, जैसे कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने सवाल उठाया है कि जम्मू में आखिर ये मीटिंग क्यों नहीं हो रही है, आपकी इस पर क्या कुछ राय है? देखिए, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। डॉक्टर फारूक साहब कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं जम्मू और कश्मीर के लोगों के बीच में। आज कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। सब लोगों को पता है उन्होंने जो ऑलरेडी 86-87 से कंफ्यूजन क्रिएट किया है और 370-35 के पीछे वो लोगों को कंफ्यूज करते रहे। आज जम्मू कश्मीर में इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली के लोग इस कंफ्यूजन में नहीं आना चाहते हैं। उनका सब माइंड सब कुछ क्लियर है कि वो इस देश के साथ है, इस देश के साथ में रहने वाले हैं, और उनका जो भी विकास का कार्य आज चल रहा है ऑनरेबल प्रधानमंत्री के माध्यम से, होम मिनिस्टर के माध्यम से या एलजी साहब के माध्यम से ग्राउंड जीरो पर विकास हो रहा है, उस विकास को देखकर ये दोनों बाप बेटे बौखलाए गए हैं। दे हैव लॉस्ट देयर माइंडसेट। उनको पता नहीं है ये क्या बोल रहा है। आज तक किसी ने पूरे वर्ल्ड को देखिए, पूरे वर्ल्ड में पिछले 75 साल से हम लोग वेट कर रहे थे कि हमारे यहाँ G20 कब होगा। हमारा प्रधानमंत्री हर वक्त G20 लीडरों के पीछे पीछे दौड़ता था। आज फर्स्ट टाइम अगर G20 हो रहा है तो दे आर अपोजिंग इट। दे आर डायरेक्टली अपोजिंग द सेम वे विच आवर नेबर्स आर डूइंग। ये तो वो बात वो बोली बोल रहे हैं जो हमारे हमसाया मुल्क बोल रहे हैं, जिनको तकलीफ हो रही है
जम्मू कश्मीर में, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में G20 क्यों हो रहा है? G20 से डेवलपमेंट होगी, विकास होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ को रोजगार मिल जाएगा और एक्सपोजर मिल जाएगा बिजनेस सेक्टर को, पर्टिकुलरली टूरिज्म सेक्टर को। जिस टूरिज्म के माध्यम से जब यही लोग चीफ मिनिस्ट्री की गद्दियों पर बैठे थे, 2000, 1500 के मैं कश्मीर में एक होटल में कमरा जाता था, आज वही कमरा 10,000, 12,000, 15,000 में। तो इनको कोई इनके साथ में ना होटलियर इनके साथ में खड़ा होगा, ना हाउस बोट वाला खड़ा होगा, ना जम्मू कश्मीर का कोई अनएम्प्लॉयड यूथ खड़ा होगा जिसको नजर है G20 के माध्यम से उसको रोजगार मिलेगा, उसके यहाँ विकास होगा, उसके यहाँ डेवलपमेंट होगी। तो इसलिए ये दोनों बाप बेटे, एक ट्वीट कर रहा है, दूसरा रिट्वीट कर रहा है, ये बड़े कंफ्यूज्ड है। इनकी वजह से जम्मू कश्मीर में गन कल्चर आया। मैं पिछले 20 साल से बोल रहा हूं, जम्मू कश्मीर का, पर्टिकुलर कश्मीर वैली का कोई भी बच्चा ना घर पैदा हुआ था, ना पत्थर लेकर पैदा हुआ था। ये सब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और राजीव गांधी की मेहरबानी है। जो राजीव फारूक अकॉर्ड हो गया उसकी वजह से। ठीक है, तो आपका सीधे तौर पर RLJP का सीधे तौर पर यह कहना है कि ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है जो कि एनसी अपने बयान के जरिए कर रही है। और इस वक्त एक और खास मेहमान मुजफ्फर इकबाल खान साहब हमें नजर आ रहे हैं। आपका वेलकम करते हैं खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। मुजफ्फर साहब, आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी, हालांकि पहली प्रतिक्रिया, पहला रिएक्शन आपसे ही लेना था, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो सवाल खड़े किए हैं उस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है और ऊपर से सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो जवाब दे दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बौखलाई हुई है क्योंकि जम्मू और कश्मीर के लोग मिलकर रह रहे हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब जो बात कह रहे हैं, जो बयान उन्होंने दिया है, आखिर वो जम्मू वर्सेस कश्मीर क्यों करना चाह रहे हैं? इस बयान से तो यही समझ आ रहा है। मुजफ्फर इकबाल साहब, देखिए, फारूक साहब के बयान से कोई भी ये नहीं कह सकता कि उन्होंने जम्मू वर्सेस कश्मीर की है कोई बात। उन्होंने सिर्फ उन लोगों को कहा है जो लोग जम्मू के ठेकेदार हैं। जो आपको अभी कह रहे थे कि हमने तामीर और तरक्की की है, वो तामीर और तरक्की कहाँ हुई है? सिर्फ बीजेपी वालों के घरों में हुई होगी, ग्राउंड पे तो कहीं हुई नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि जम्मू वर्सेस कश्मीर करो। उन्होंने जो कहा है कि भाई जो लोग जम्मू 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 करते थे और जम्मू के ठेकेदार थे, जम्मू में ये कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई? लद्दाख में अगर कॉन्फ्रेंस हो सकती है, कश्मीर में हो सकती है, तो जम्मू में क्यों नहीं हो सकती है? दूसरा, उन्होंने सवाल उठाया जो, मुझे बताओ, इस पर कोई भी आदमी इसको कंट्राडिक्ट कर सकता है ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स के हालात खराब हुए हैं जब से इन्होंने ये पॉलिसी शुरू की है। रजौरी पुंछ जो आज तक पीसफुल था, वहां भी अब टेररिस्ट एक्टिविटीज शुरू हुई हैं। आपको पता होगा कि ढांगरी में फैमिली मेंबर्स को मारने के बाद आज तक पता नहीं चल सका कि वो लोग कहां गए। और ठीक 2 महीने के बाद पुंछ में अटैक होता है और 5 जवानों को शहीद किया जाता है। अब इसको आप कहोगे कि नहीं जी, फारूक साहब ने इस पर भी गलत कहा है। पिछले 10 सालों में रजौरी पुंछ में इस किस्म का कोई वाक़ा नहीं हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है। वहां मिलिटेंसी आपने रिवाइव की, उसकी वजह यह है कि आपका लोगों के साथ कनेक्ट ही नहीं है। आप लोगों के साथ आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती है। जाहिर सी बात है कि मिलिटेंसी को काउंटर करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आप वहां के लोकल्स को ऑन बोर्ड लो। दे मस्ट बी इन लूप ऑफ। वो नहीं हुआ है। वो असल में गवर्निंग बॉडी का, गवर्नेंस का, सिक्योरिटी फोर्सेस की, एजेंसीज का लिंक खत्म हो गया लोगों के साथ। मिलिटेंसी फिर रिवाइव हो गई वहां। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार फारूक अब्दुल्ला तो नहीं है ना, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब तो पावर में नहीं है। 2014 के बाद यही पावर में है। यही बीजेपी पार्टी जो आज बड़ी बड़ी बुलंद दावे करते हैं, उन्हीं की सरकार 2014 से लेकर आज। मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहती हूँ। ठीक है, आप अपनी बातें कह रहे हैं और बयान को कहीं ना कहीं डिफेंड भी कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, जब बाइफर्केशन हुआ था उसके बाद स्टेट से यूटी बनाई गई थी, तो लद्दाख अलग हुआ था, जम्मू कश्मीर एक साथ था। तो अभी जो जम्मू और कश्मीर की शक्ल में अगर हम ये देख रहे हैं कि अगर इस नजरिए से देखा जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है जो जिसकी तरफ अंदेशा फारूक अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। इसमें सवाल खड़े होने की बात ही नहीं होती। इसमें कोई, अगर इस नजरिए से देखें तो बाइफर्केशन के बाद, बाइफर्केशन के बाद भी जम्मू कश्मीर, उन्होंने ये नहीं कहा कि जम्मू में नहीं हुई है तो कश्मीर में क्यों हुई, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जो लोग कल जम्मू जम्मू करते थे, हाँ, उन्होंने जम्मू में भी ये कॉन्फ्रेंस कम से कम 2 दिन करवानी चाहिए थी। अगर 2 दिन वहां रहे हैं, 2 दिन यहां भी हो सकती थी वो। ठीक है। आबिद हुसैन साहब हैं, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, हमारे बीच मौजूद हैं।
आबिद साहब, आप क्या कुछ राय रखते हैं इस पर? फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो प्रतिक्रिया दी है, बयान दिया है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि सियासी प्रतिक्रियाओं का रद्दमल का दौर शुरू हो चुका है। आपका क्या कुछ ख्याल है? देखिए जी, ये मसला जो है कि अभी मुजफ्फर साहब जो बात तो कुछ और थी, फारूक साहब के बयान पर हमने बात करनी थी, वो लेके बैठे मिलिटेंसी राजौरी पुंछ। अगर उस पर बात करें हम तो बेसिक कॉज ये जो मिलिटेंसी का है, जो जम्मू में या राजौरी में, पुंछ में या पहले कश्मीर में था, इसका बेसिक टूल कौन था? फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर वो 87 में रिग नहीं करते, यहां मिलिटेंसी होती नहीं। ये क्या बात करते हैं? और ये इनका हमेशा रहा है, वो तीरा रहा है इनका, ये हमेशा से प्रैक्टिस रही है। जब ये इख्तिदार में होते हैं तो दिल्ली जाकर एक बयान देते हैं और कश्मीर में दूसरा बयान देते थे। फारूक साहब से कोई चीज आप ये ना समझ लीजिए कि वो किसी भी वक्त कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं। वो क्या कहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो जम्मू में थे तो जम्मू के समर्थन में, हिमायत में उन्होंने बयान दे दिया। नहीं, किस लिए? ये क्या वजह क्या है? वजह क्या? वजह यह है कि जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो फुटिंग है वो कमजोर है। जम्मू वालों को प्लीज करने के लिए, देखो भाई जम्मू वालों को भूल गए, क्यों भूल जाएंगे? न जम्मू अलग है न कश्मीर है, ये एक दोनों बराबर है। जैसे हम कश्मीरी हैं वैसे जम्मू है, हम आपस में भाई भाई हैं। ये फूट डालो, ये अंग्रेजों वाली पॉलिसी है, आपस में फूट डालो और राज करो। जम्मू वालों की सिंपैथी गेन करने के लिए, देखो जम्मू वालों कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में हो रही है, आपको भूल गए। कौन भूल गया? क्यों भूल जाएंगे? जो कुछ भी बेनिफिट मिलेगा, हाँ। हम दोनों स्टेटों को तो मिलेगा इससे, कोई अलग अलग नहीं है। सिर्फ इसमें भूलने वाली कोई बात नहीं हुई है। भाई भाई में जम्मू कश्मीर के लोग, ऐसा जेके एनसी का भी कहना है। अभिजीत जसरोटिया जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक साहब, जो एनसी ने कंसर्न जाहिर किया है, सवाल उठाए हैं कि 2 दिन अगर वहां हो रहा था, एक दिन जम्मू में हो जाता, और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो डोगरा नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो तो बोल ही नहीं रहे हैं कि यहां पर ये असमिट क्यों नहीं हो रही है। तो क्या ये सवाल जायज नहीं किसी हद तक? आज फारूक साहब के बयान है, उनके 3 बयान थे। तीनों बयानों को मैं एक एक करके जहां से उनका जवाब दूंगा। पहली बात जो उन्होंने कही थी वो ये कही थी उन्होंने कि G20 जो है वो कश्मीर में क्यों हो रहा है, जम्मू में नहीं हो रहा है। दूसरा, अचानक से फारूक साहब को एक प्रेम जाग गया डोगरों के लिए, जम्मू के लोगों के लिए। और तीसरी, उन्होंने टेररिज्म की बात की। अब तीनों की अगर मैं बात करूं तो आज फारूक साहब का हाल वो हो चुका है जिस तरह वो एक जुल्मी सास होती है ना, जो अपनी बहू के अंदर कोई ना कोई उसके अंदर से नुक्ताचीनी जरूर निकालेगी। अगर बहू आटा भी गूंद रही है तो कहेंगे ये हिल क्यों रही है आटा गूंदते हो। तो फारूक साहब आज उस सास से कम नहीं है। पहली बात अगर मैं करूं, जहां तक फारूक साहब को पता होना चाहिए कि G20 की तरह जम्मू में Y20 के 2 इवेंट्स हुए हैं जो कि G20 का हिस्सा है। एक कठुआ में इवेंट हुआ और एक अभी थोड़ी देर पहले जम्मू यूनिवर्सिटी में जोरावर सिंह स्टेडियम में ऑडिटोरियम में हुआ, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और बड़े बड़े पैनलिस्ट उसमें आए हुए थे। तो जम्मू को कश्मीर के साथ लड़ाओ, कश्मीर को जम्मू के साथ लड़ाओ, शुरू से ही फारूक साहब की ये वाली नीति रही है। अब डोगरों के लिए जो उनको अचानक से प्यार जाग गया, तो ये वही फारूक साहब है जिनके बेटे ने कहा था हमारे महाराजा हरि सिंह की शान में गुस्ताखी की थी कि इनके राजाओं को हमने अपनी पीठ पे यहां पर कंधे पे बिठाकर लखनपुर के बाहर फेंक दिया। उसके बाद उनको वहां क्या खमियाजा भुगतना वो भी आपके सामने है। जम्मू के राजाओं के साथ, जम्मू के डोगरों के साथ इनको कितना प्यार था कि हमारे राजा के स्टैचू के नीचे इनको अपना नाम लिखाने से शर्म आती थी। इस हद तक ये जम्मू के लोगों को आज तक ब्लैकमेल करते आए। 1951-52 की जो सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जम्मू कश्मीर की, उस समय 18 लाख पॉपुलेशन थी कश्मीर की, 20 लाख जम्मू की थी, जबकि 1.5 दर्जन हमसे ज्यादा सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस की मेहरबानी से कश्मीर में दी। तो हमारे साथ कितना इनको प्यार है ये भी आपको भली भांति पता लग गया होगा। अब तीसरा मैं आता हूं टेररिज्म के ऊपर। तो टेररिज्म, जिस तरह बाकी पैनलिस्ट ने कहा, जो कि जन्मदाता थे टेररिज्म के 87 के अंदर, जिन्होंने रिगिंग करके MUF को हराया, रातों रात उनको अपने लोगों को जिताया, उसके बाद बंदूक वहां पर दाखिल हुई और
अगर आप फ्रोजन टर्बुलेंस उठाकर पढ़ते हैं जगमोहन जी की, उसमें साफ लिखा है कि फारूक साहब ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि पाकिस्तान जाएं और हथियार उठाकर लाएं। आज तक 30 सालों से जितना खून यहां पर बहा है, उसका अगर कोई कसूरवार है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, ये तीन जमातें हैं। एक ही पार्टी है जिसका दामन पाक है, वो है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए ये सारे के सारे जो फारूक साहब ने आज बयान किए हैं, इनको मैं सिरे से नकारता हूं। तो विपक्षी पार्टियों आपको कहीं ना कहीं जो अभी सियासी दल हैं आप जम्मू कश्मीर में, उन्हें आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार मान रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को आप साफ और शफाफ होने का सर्टिफिकेट भी देते हुए नजर आए। अब मुजफ्फर इकबाल साहब, कई सवाल आपसे होंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहेंगे। ब्रेक के बाद JKLH प्राइम टाइम में सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सना वाइज के खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम चर्चा कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दिए गए बयान को लेकर कि G20 समिट आखिर जम्मू में क्यों नहीं हुआ या फिर जम्मू को नजरअंदाज क्यों किया गया। मुजफ्फर इकबाल साहब, कई सवालों के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी। कई पैनलिस्ट ने सवाल खड़े किए हैं और इस बयान के पीछे अब कहीं न कहीं वोट बैंक के हवाले से भी लोग समझने लगे हैं कि इसमें वोट बैंक की सियासत पिन्हा है, इसीलिए फारूक अब्दुल्ला ने इस तरह के बयान दिए हैं कि जम्मू की याद अब उनको आ रही है। देखो, फारूक साहब को हमेशा जम्मू की याद आती है और फारूक साहब ज्यादा कंसर्न जम्मू के मुजफ्फर साहब लिए रहते हैं। हाँ। रहा सवाल ये कि फारूक साहब ने, जी मैंने कहा फारूक साहब जम्मू के लिए ज्यादा कंसर्न पहले से ही रहते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमेशा कभी जम्मू कश्मीर लद्दाख में कोई फर्क नहीं किया। ये कहना कि फारूक साहब को अब जम्मू की याद आई, फारूक साहब को तो हमेशा आई। फारूक साहब ने एक सवालिया निशान उठाया है उन जमातों पर जो जमातें सिर्फ अपने आप को जम्मू का रिप्रेजेंटेटिव नहीं ठेकेदार समझती हैं कि हमने जम्मू का ठेका लिया हुआ है, बाकी यहां जम्मू में किसी का कोई हक नहीं बोलने का। उन जमातों को पूछते हैं कि कल तक आप जम्मू जम्मू कर रहे थे, डोगरा जम्मू, और इनसे ये पूछिए जिस डोगरा महाराजा का आज आप स्टैच्यू आप सामने रख कर आप उसको हार डालते हैं, उसने जिन बुनियादों पर एक्सेशन किया था उन्हीं बुनियादों की आपने धज्जियां उड़ाई है 5 अगस्त 2019 को कि नहीं उड़ाई है। महाराजा ने जब एक्सेशन किया तो उसने कंडीशनल एक्सेशन किया था, आप उस वक्त आपने माना था ये। अब उसी महाराजा को अब आप ज्यादा खैरख्वाह बन गए उनके महाराजा। मैं जवाब देता हूं उनको। अरे भाई, महाराजा साहब ने जब इल्हाक किया था तो उन्होंने कुछ शर्तों की बुनियाद पर इल्हाक किया था, जिन शराइत को आपने उनकी धज्जियां उड़ाई हैं। जो असल मुद्दा है, ये अभी एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि इन्होंने रजौरी पहुंच में फारूक साहब ने इस पर भी बयान दिया है आज। अच्छा, ये जम्मू G20 के तहत ही Y20 हमने देखा है कि लद्दाख में भी प्री समिट हुआ था और इस हवाले से अभिजीत जसरोटिया कह रहे थे कि कठुआ में और जोरावर स्टेडियम में भी इस हवाले से कार्यक्रम हुए हैं, तो इसकी जानकारी क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास नहीं थी? ये भी सवाल खड़े होते हैं। और आपके सवाल का जवाब संजय सराफ साहब देना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो अपना जवाब मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद दूसरे पैनलिस्ट की तरफ चलेंगे। संजय साहब, देखिए, ये लोग बात को घुमा रहे हैं। मैं 2-3 बातें बोलूंगा मुजफ्फर साहब से। पहले ये डॉक्टर फारूक साहब को बोले कि ये पूरे कौम से माफी मांगे, जम्मू कश्मीर के लोगों से जो मिलिटेंसी इन्होंने लाई है उसके लिए माफी मांगे। जो जम्मू कश्मीर का हाल है, आज जम्मू कश्मीर यूरोप से भी बड़ा होता। नंबर 1, ये इलाक की बात करते, इनको बोलिए इलाक के टाइम बोला था ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, सिंसियरिटी के साथ अवाम के लोगों के साथ काम करना। अवाम यहाँ पर क्रिकेट का स्कैम नहीं करना। जहां पर हमारे 10 स्टेडियम, जो नेचुरल हमारे पास जमीन है, जो नेचुरल हमारे पास प्लेइंग ग्राउंड है, उसका जब प्रेसिडेंट JKCA का डॉक्टर फारूक साहब था, जिसका मैं भी मेंबर हूं, अभी भी मेरा WCC क्लब है, व्हाइट्स क्रिकेट क्लब, वहां पर डॉक्टर फारूक साहब 114 करोड़ लेकर भाग गए। और 114 करोड़ का जो स्कैम है, मैं तो गवर्नमेंट से कहता हूं कि अगर लालू प्रसाद यादव जी को जेल में भरा जा सकता है तो डॉक्टर फारूक को क्यों नहीं जेल में भरते हैं? इसके साथ और इसको क्यों ऐसी डिलीट दी जाए? नंबर 1। नंबर 2, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, उसके टाइम में 128 बच्चे मारे, उसके अगेंस्ट में FIR होना चाहिए। उसके बाद वो भूल जाएगा ट्वीट करना। तो क्यों आप इस हवाले से कोशिश क्यों नहीं करते? हम लोग तो कर रहे हैं, हम लोग तो प्रेस में हर वक्त उठाते हैं। आप अगर संजय सराफ को गूगल में खोलकर देखेंगे, मैं हर वक्त उठाता हूं। मैं हर वक्त कहता हूं, पिछले 20 साल से राजीव फारूक अकॉर्ड, क्रिएशन ऑफ मिलिटेंसी, डॉक्टर फारूक का स्कैम का मैं उठा देता हूं। मैं उमर अब्दुल्ला उठाता हूं, 128 बच्चों को जब मारा गया उसके अगेंस्ट। ठीक है, अभिजीत जसरोटिया साहब,
जो बात फारूक अब्दुल्ला साहब ने कही है, क्या जम्मू के आवाम, जम्मू की जनता के मन में ये बात नहीं आई होगी? भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की तरफ से हम बार बार ये बयान सुनते हैं कि जम्मू उनका है और जम्मू की डोगरा संस्कृति और सभ्यता को बचाने की बार बार वो मांग करते हैं। तो क्या ये बात जो फारूक अब्दुल्ला ने उठाई है, क्या जम्मू की जनता के जहन में और दिल में नहीं उठ रही होगी? जम्मू की जनता भली भांति जानती है कि क्या चीज है और क्या नहीं। जम्मू की जनता इनको आज से नहीं, बड़े पुराना इनके दोगले कैरेक्टर को बड़े अच्छे ढंग से जानती है। और एक बात बताएं, भारतीय जनता पार्टी में जम्मू और कश्मीर हमारी दो आंखों की तरह हैं। हम फारूक साहब की तरह, एनसी की तरह, पीडीपी की तरह, कांग्रेस की तरह एक आंख से नहीं देखते। हमारी दोनों आंखें सलामत है। जम्मू में भी उतनी तरक्की हो रही है जितनी कश्मीर में तरक्की हो रही है। लेकिन इनका आज ये सवाल उठाने का मतलब क्या है? इनका सवाल उठाने का मतलब यह है कि लोगों को कंफ्यूज किया जाए। मैं फारूक साहब को एक बात बताना चाहता हूं, अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, कुछ लोगों को कुछ देर तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन सभी लोगों को हमेशा तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आज लोग सब जान चुके हैं कि आपके बयान कश्मीर में कुछ होते हैं, जम्मू में कुछ होते हैं और दिल्ली पहुंचते ही आपके बयान बदल जाते हैं सारे के सारे। यहां पर जो कुछ भी हम लोगों ने भुगता है इतने सालों से, केवल और केवल फारूक साहब की वजह से भुगता है। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अभी तो 114 करोड़ की बात की, इनके स्कैम की बात की, मैं पूछना चाहता हूं इनका कौन सा इतना बड़ा खानदानी बिजनेस था? शेख अब्दुल्ला साहब तो टीचर हुआ करते थे, फारूक साहब ने डॉक्टर तो केंद्र में तो सरकार आपकी है ना, भी नहीं की। केंद्र में सरकार आपकी है ना, जांच तो बिठा सकते हैं ना आप। बिल्कुल पूछा, जांच चल रही है इसके ऊपर, क्रिकेट स्कैम के ऊपर चल रही है, स्कैम चल रही है जांच, कोशिशें और आनंद आनंद में हो सकती है ना, कोशिशें और आगे बढ़ सकती है ना, तेजी से हो सकती है ना। मुजफ्फर इकबाल साहब एडवोकेट भी है, सुप्रीम कोर्ट का रुख करते रहते हैं, वो इस पूरे मुद्दे को बड़े आसानी से समझ रहे होंगे। मुजफ्फर साहब, ये जो बयानात वक्तन फवक्तन फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से जो आते हैं, उसको कोई सीरियस नहीं ले रहा है क्या? आप ये समझा जाए कि जम्मू में कुछ और बयान देते हैं, कश्मीर में कुछ और बयान देते हैं, दिल्ली जाके और बदल जाते हैं। सीरियस देखें, सीरियस जो है वो लोग तो लेते हैं, बाकी सरकार ना सीरियस ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग उनको सीरियस लेते हैं। हाँ। फारूक अब्दुल्ला को सीरियस काम नहीं लेता। दूसरा ये जो दुहाई देते हैं ना कि 84 में जो रिगिंग हुई, मैं नहीं उसको जस्टिफाई करता रिगिंग हुई या नहीं हुई, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं, 84 में मैं बच्चा था अभी। लेकिन एक चीज मुझे ये बताएं, 84 में अगर रिगिंग हुई, 89 में उनकी सरकार खत्म हो गई, 89 से आज 40 साल हो गए हैं। 40 साल में आप लोगों के दिलों को क्यों नहीं जीत पाए? ये बिल्कुल गलत है कि 84 की अगर रिगिंग हुई भी होगी, मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन मिलिटेंसी उसका काज नहीं है। 1947 के बाद अब हो गई है 87 में रिगिंग हुई थी, 84 में। मुझे बोलने दीजिए ना, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोला। आपको तो याद भी नहीं आपने कब पाप किया था, आपको तो पाप की तारीख भी याद नहीं है। आप चुप रहेंगे बराए करम? जब मैं नहीं आपके बीच में बोला, आप क्यों बीच में बोल रहे? वरना मैं भी कर सकता हूँ आपकी तरफ। तो आंकड़े तो सही दीजिए ना, लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? आंकड़े तो सही दीजिए। आपको पता ही नहीं जो किया, तो मैं बोलूंगा ना इसके ऊपर। 2.5 साल के बाद हुकूमत खत्म हो गई जी, गवर्नर राज लग गया, मिलिटेंसी उसके बाद बढ़ी। जब फारूक साहब ने गवर्नमेंट छोड़ी, जब जगमोहन साहब आए 89 में, मिलिटेंसी, आर्मड मिलिटेंसी जो है, मुझे अभी भी याद है, जनवरी 89 में स्टार्ट हुई है जो आर्मड रिबेलियन हुआ। ठीक है। उससे पहले भी एक कंस्टिट्यूएंसी वहां है, वो आज भी है, जो कंस्टिट्यूएंसी अगेंस्ट एक्सेशन है। ठीक है, ये इतनी सारी बातें हैं कि वक्त बहुत दरकार होगी इन बातों को करने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि हालिया जो बयान दिया गया है उसको सीरियस बहुत सारे नेता ऐसा कह रहे हैं कि नहीं लेना चाहिए। जेके इनसे भी हमारे साथ एक सेकंड, उनका लास्ट कमेंट में ले लेती हूँ, काफी वक्त से उनके पास गई नहीं। आबिद हुसैन साहब, क्या फारूक अब्दुल्ला के इस तरह के बयानात को जम्मू की जनता या फिर सियासी लीडर, जैसा कि आपने कहा कि उनके बयान के पीछे मकसद होता है, तो क्या इस मकसद को दरकिनार करते उन्हें सीरियस ना लिया जाए? आप ये समझते हैं? मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर उसको सीरियस लिया जाए। वो कभी सीरियस था ही नहीं, न कभी वो सीरियस हो सकता है। ये उसको खानदानी वरासत में मिला है, बाप इसका था, बाप की वजह से ये बना, इसकी वजह से इसका बेटा बना।
ये जब खानदानी राज पर उंगली उठाते हैं, पहले अपने गिरहबान में क्यों नहीं देखते हैं? ये फारूक साहब की पुरानी आदत है। ये कल को बोलेगा मैंने कब बोला, मैंने तो बोला ही नहीं था, आपने प्रेस ने गलत दे दिया, प्रेस ने गलत तरीके से मुझे एक्सप्लॉइट किया। ये इसकी पुरानी आदत है, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं। ये नई बात होती तो हम इस पर चर्चा करते। फारूक साहब ये तो इसका मतलब आप सीरियस नहीं ले? साहब कह रहे थे बिल्कुल नहीं, जरा सा भी नहीं। तो मैं बताता हूँ, ये जो बात कर रहे हैं वो तो हम हर वक्त के हर स्टेज पर कहते हैं, वो तो हम हर स्टेज पर हर जगह कहते हैं। आप देखिए, एक छोटी सी मिसाल बताऊंगा मैं। अभी मुजफ्फर साहब कह रहे थे ये मिलिटेंसी की बात कर रहे थे, उसमें अब 2 मिनट जरा मेरा सुनिए। ये जो पहला ग्रुप गया पाकिस्तान आर्म लेने के लिए, उसको यहां उस जमाने में कहा जाता था हाजी ग्रुप। वो जो 5 लड़के थे वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे? वो सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बिलोंग करते थे। ठीक है, तो कई सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस में खड़े हो रहे हैं, तो वही इज्तिमाई तौर पर, मजमूई तौर पर अगर बात करें तो मजमूई तौर पर तमाम पार्टियों का जो इस डिबेट का हिस्सा है, उनका ये कहना है कि फारूक अब्दुल्ला साहब को एनसी के अध्यक्ष जो है, सरबराह है, उन्हें सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो उन्होंने बयान दिया है कि G20 के लिए आखिर जम्मू को क्यों नजरअंदाज किया गया। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास डिबेट में हिस्सा लेने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के लिए, आज की इस डिबेट में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए News 18 JKLH प्राइम टाइम। नमस्कार।